Hey folks, welcome to Made for Coding. This is विजेंद्र और ये है बेसिक्स ऑफ जावा सीरीज का पार्ट 2 राइटिंग योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। पार्ट 1 में हमने देखा कैसे जेडीके और नेटबीन्स को विंडोज़ पर इंस्टॉल करना है और आज इस वीडियो में हम जावा में पहली एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। शॉर्ट में समझाता हूँ इस वीडियो को देखने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। Through this video, you will come to know what is the basic structure of a Java program, how to create packages, how to create classes in Java, main method में क्या खास बात है जो इसे इतना main कहा जाता है, रन टाइम आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और Java में इन्हें प्रोसेस कैसे करना है, और फाइनली आउटपुट स्क्रीन में मैसेज कैसे डिस्प्ले करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। इट्स गोना बी फन। सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद अपाचे नेटबीन्स। न्यू जावा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं बाय सेलेक्टिंग न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल मेन्यू। जावा रिलेटेड, जावा विथ मैवन, जावा विथ क्रेडल और जावा विथ एंट 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे जावा विथ एंट, जिसमें जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट चलेंगे। प्रोजेक्ट का नाम हम देना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। प्रोजेक्ट लोकेशन वो लोकेशन है जहां नेटबीन्स हमारे सारे प्रोजेक्ट्स स्टोर करता है। इसे चेंज करना चाहें तो ब्राउज बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जहां क्रिएट होने वाला है वो है प्रोजेक्ट फोल्डर, और ये प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड नाम से डायरेक्टरी क्रिएट होगी जिसके अंदर जाकर इससे रिलेटेड सारी फाइल्स स्टोर करेगा नेटबीन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है क्रिएट मेन क्लास ऑप्शन। यहां फिलहाल मैं एंटर करता हूं mfc.main class। ऐसा करने से क्या हुआ ये हम फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे। So guys, congratulations, the project hello world has been created successfully। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वाइट एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यहीं पर हमारे प्रोजेक्ट्स एनलिस्टेड होते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट को। यहाँ हमें 2 डायरेक्टरीज दिखाई दे रही हैं। पहला है सोर्स पैकेजेस और दूसरा है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज शो करती है वो डिपेंडेंसीज जिनके बिना हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। और फिलहाल हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिर्फ JDK 11 API पर डिपेंड है और वो यहाँ एनलिस्टेड है। और दूसरी डायरेक्टरी है सोर्स पैकेजेस, और फिलहाल यही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए इस सोर्स पैकेजेस को एक्सप्लोर करके देखते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है MFC नाम का एक पैकेज। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैकेजेस और कुछ नहीं, सिर्फ एक डायरेक्टरी ही होते हैं। तो MFC नाम का एक डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट हुआ है सोर्स पैकेजेस के अंदर, और इस MFC के अंदर क्रिएट की गई है मेन क्लास .java जो कि सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल्स वो फाइल्स हुआ करती हैं जिनमें हम कोड लिखते हैं, और ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ राइट हैंड साइड एडिटर में ओपन्ड दिखाई दे रही है, और यही वो फाइल है जिसमें हम हमारा कोड लिखेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त क्रिएट मेन क्लास पर हमने चेक किया था। आपको याद होगा कि वहां हमने वैल्यू एंटर की थी mfc.main class, और ये भी बताया था कि फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद मैं बताता हूं कि ऐसा करने से क्या होगा। तो ऐसा करने से हुआ ये कि MFC नाम से एक पैकेज क्रिएट हुआ, और उस पैकेज के अंदर मेन क्लास .java सोर्स फाइल में मेन क्लास नाम की एक क्लास क्रिएट कर दी गई। मगर आखिर इस पैकेज की ज़रूरत क्या थी? तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि क्या आप अपने सिस्टम में डायरेक्टरीज क्रिएट करके नहीं रखते? ज़रूर रखते होंगे। ऑडियो फाइल्स या सॉन्ग्स जिसमें आपके ढेर सारे गाने होते हैं, सॉफ्टवेयर सेटअप्स, स्टडी मटेरियल भी कुछ लोगों के सिस्टम पर पाया जाता है, वीडियो फाइल्स या मूवीज़। तो ये सब किस लिए? जिससे सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स एक जगह मिल सके। तो सेम लॉजिक यहाँ भी एप्लीकेबल है। जब प्रोजेक्ट बढ़ता है तो उसमें हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ सोर्स फाइल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, और उस वक्त ये पैकेजेस उस स्पेसिफिक फाइल को पॉइंट करने में बहुत मदद करता है।
तो ये सारा डिस्क्रिप्शन तो था उस प्रोजेक्ट का जो हमने अभी अभी क्रिएट किया। अब सीधा चलते हैं कोड एडिटर में और समझ लेते हैं इस जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जितना भी ग्रे कलर का टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सारे हैं कमेंट्स, मल्टीलाइन कमेंट्स। ये कमेंट्स हमारे लिए नोट्स की तरह काम करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन्हें प्रोसेस नहीं किया करते हैं, ये सिर्फ डेवलपर को खुद को समझने के लिए नोट्स की तरह काम करते हैं। और फिलहाल हमें इन नोट्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इन कमेंट्स को रिमूव करते हैं ताकि इस प्रोग्राम का एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे सके। अब जो कोड हमें सामने दिखाई दे रहा है ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम में सबसे पहले आता है पैकेज डिक्लेरेशन। यहाँ लाइन नंबर 1 में हमने पैकेज डिक्लेयर किया हुआ है, पैकेज MFC। पैकेज कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में है और उसके बाद स्पेस के बाद हमने पैकेज का नाम लिखा हुआ है और पैकेज के नाम के जस्ट बाद आया है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन ये बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो चुका है। मगर सवाल ये उठता है कि इसे यहाँ लिखने से होगा क्या। एक्चुअली इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही कंपाइलर ये समझ जाएगा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये इसकी सही जगह क्या है। इसकी सही जगह है पैकेज MFC। पैकेज MFC के अंदर अगर ये प्लेस्ड है तो वो इसे कंपाइल करेगा, वरना एरर फ्लैग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पैकेज नेम है MFC और अगर मैं यहाँ MFC की जगह कुछ और दे देता हूँ MFCC तो यहाँ कंपाइलर ने एरर फ्लैग कर दिया। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये हुआ कि अब कोड खुद कंपाइलर को ये बता पाता है कि वो सही पैकेज में प्लेस्ड है या नहीं, और इस तरह से गलतियां होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। पैकेज डिक्लेरेशन के जस्ट बाद हम डिक्लेयर करते हैं हमारी क्लास को। क्लास डिक्लेयर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस तरह की लैंग्वेज में सारा लॉजिक एक क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। यहाँ लाइन नंबर 3 में हमारी क्लास डिक्लेयर्ड है जिस क्लास का नाम दिया गया है मेन क्लास। और एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं क्लास और क्लास के बाद उस क्लास का नाम। यहाँ क्लास एक कीवर्ड है जो कि कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में होगा और उसके बाद एक स्पेस के बाद हमारी क्लास का नाम, और क्लास नेम के बाद स्टार्ट होती है क्लास की बॉडी जो शुरू हो रही है लाइन नंबर 3 से और एंड हो रही है लाइन नंबर 8 पर। इस क्लास बॉडी के अंदर ही हम सारा लॉजिक लिखा करते हैं। मगर नेटबीन्स ने इस क्लास को पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। Although it is not necessary, but it is considered to be a good programming practice to declare the main class as public. Access specifiers की डिटेल्स हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि पब्लिक इस मेन क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर है जो ये बताता है कि मेन क्लास पब्लिकली अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि MFC पैकेज के अंदर से या MFC पैकेज के बाहर से कहीं से भी ये मेन क्लास को एक्सेस किया जा सकता है। और अब फाइनली आते हैं क्लास मेंबर्स पर। ये जो करली ब्रेसेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेन क्लास की बॉडी को। एक क्लास की बॉडी के अंदर आते हैं क्लास मेंबर्स, और क्लास मेंबर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो डेटा मेंबर्स होंगे या फिर होंगे मेंबर फंक्शंस। तो हमारी इस मेन क्लास में कोई डेटा मेंबर तो नहीं है, हाँ मगर एक मेंबर फंक्शन जरूर है मेन नाम का, और ये मेन मेंबर फंक्शन है ना कि एक डेटा मेंबर। ये कैसे पता चले? क्योंकि इसके नाम के आगे ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अगर मुद्दे की बात पर आए तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये सब तो ठीक है, मगर वो कौन सी जगह है जहां मैं अपना कोड लिख सकता हूं, जहां मैं कोड लिखूं तो वो कोड एग्जीक्यूट हो पाए? तो दोस्तों वो जगह यही है, इस मेन मेथड की बॉडी यहाँ लाइन नंबर 5 से स्टार्ट होकर के लाइन नंबर 7 तक एंड हो रही है। इस बॉडी के अंदर मैं जो भी लिख दूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड,
तो आउटपुट विंडो में ये प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली इस फंक्शन बॉडी के अंदर लिख देता हूं एस आउट और प्रेस किया कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो हिंट मिली। हिंट में पूछा क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना चाहते हैं, यस यही लिखना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट पास किया हेलो वर्ल्ड। अब शिफ्ट F6 प्रेस करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और इसी के साथ आउटपुट विंडो में प्रिंट होता है हेलो वर्ल्ड। तो अभी अभी हमने एग्जीक्यूट किया हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम जिसने आउटपुट विंडो में प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। जिस स्टेटमेंट की वजह से ये हेलो वर्ल्ड यहां प्रिंट हुआ था वो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 6। तो चलिए एक बार इस स्टेटमेंट को पास से समझा जाए। ये जो हेलो वर्ल्ड है ये पूरा है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये क्या होता है? सो गाइज इट्स नथिंग बट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहां जो भी स्ट्रिंग पास की जाएगी वो वहां आउटपुट विंडो में दिखाई दे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ल्ड की जगह प्रिंट करवाना चाहता हूं हेलो MFC, सो आई विल जस्ट अपडेट द स्ट्रिंग एंड रीरन द प्रोग्राम। अब आपको दिखाई दे रहा होगा हेलो MFC बजाय हेलो वर्ल्ड के। यहां जो भी स्ट्रिंग दी जाएगी वो आउटपुट विंडो में प्रिंट कर दी जाएगी। प्रिंट करने का काम होता है इस मेथड का प्रिंट एलन। आप प्रिंट एलन की जगह प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ में एलन भी देते हैं तो और बेहतर है, क्योंकि ये ना सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करता है बल्कि प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भी शिफ्ट कर देता है। तो ये जो LN है ये रिप्रेजेंट करता है न्यू लाइन को। वहीं सिस्टम रिप्रेजेंट करता है उस सिस्टम को जिस सिस्टम पर यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल ये सिस्टम रिप्रेजेंट करता है मेरे उस सिस्टम को जिस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूं, और आउट रिप्रेजेंट करता है इस सिस्टम की स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को। आउटपुट स्ट्रीम पर प्रिंट किया गया है ये स्ट्रिंग हेलो MFC। सो ऑल टुगेदर ये स्टेटमेंट कहता है कि मेरे सिस्टम की आउटपुट स्ट्रीम पर प्रिंट किया जाए हेलो MFC। गॉट इट? अब तो आप ये जान ही चुके हैं कि मेन मेथड में जो भी लिख देते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। एज सून एज यू स्टार्ट रनिंग योर प्रोग्राम द होल कोड रिटन विद इन इनसाइड द मेन मेथड गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। और इसी वजह से इस मेन मेथड का नाम ही मेन है। और ये सबसे मेन इसीलिए है क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। लेकिन मेन तो ठीक है, उसके अलावा ये पब्लिक, स्टैटिक और वॉइड क्यों है? और ये ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग और ये ब्रैकेट्स क्यों हैं? और अगर मैं इनमें से किसी भी एक चीज को हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो चलिए इस स्टैटिक को यहां से डिलीट करके देखते हैं। So let us rerun the program right after deleting the static keyword। अब आप देखेंगे तो मैसेज दिया गया है क्लास MFC.main class मीन्स MFC पैकेज के अंदर जो मेन क्लास है जो कि यहाँ कोड एडिटर में ओपन्ड है जिसे हम एडिट कर रहे हैं does not have a main method। अब इसने कहा कि मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस क्लास में वो मेन मेथड नहीं है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है इस मेथड का पब्लिक होना, स्टैटिक होना, वॉइड होना और साथ ही यहां स्ट्रिंग, एरे, आर्ग्स होना बहुत जरूरी है। इनमें से एक भी चीज अगर रिमूव की जाती है या चेंज की जाती है तो इस मेथड को वो मेन मेथड नहीं माना जाएगा जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है, और इस वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो अगर ये मेन मेथड ऐसा ही होता है, ये पब्लिक ही होता है, स्टैटिक और वॉइड भी होता है और यहाँ स्ट्रिंग एरे भी लेता है, तो क्यों लेता है? इनके रीजंस क्या हैं? आइए इनको एक नजर देखते हैं। तो मेन मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक, और ये पब्लिक इसलिए होता है जिससे जब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मेन मेथड को इन्वोक करे
तब एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड कोई कंस्ट्रेंट ना आए। सेकेंडली हम बात करते हैं स्टैटिक की, जो कि मेन मेथड का एक्सेस मॉडिफायर है। किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए उस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब मेन मेथड स्टैटिक होगा तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को उसे इन्वोक करने के लिए मेन क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल। थर्डली, ये जो void है, ये void कीवर्ड मेन मेथड के नेचर के बारे में बताता है कि ये किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं किया करता है। और फाइनली, अगर आप चाहें तो अपनी जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते वक्त रन टाइम आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स को इस आर्ग्स नाम के स्ट्रिंग एरे में स्टोर करके इस मेन मेथड को पास ऑन कर दिया जाएगा, जहां आप उनकी वैल्यूज़ को रीड करके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रन टाइम किस चिड़िया का नाम है, तो मैं फटाफट 2 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं, वो भी लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। सो गाइज, यू मस्ट हैव यूज्ड क्रोम ब्राउज़र। आप सभी ने क्रोम ब्राउज़र तो यूज़ किया ही होगा। तो आइए आज इस क्रोम ब्राउज़र को रन कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स टाइप क्रोम एंड एंटर। तो सामने गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। अब यहां हुआ क्या, ये समझते हैं। इस रन विंडो में क्रोम टाइप करके हमने क्रोम एप्लीकेशन को इन्वोक किया और क्रोम अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के साथ ओपन हो गया। और इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है होम पेज ओपन कर देना। तो चलिए अब इस क्रोम एप्लीकेशन को कुछ रन टाइम पैरामीटर्स पास करके इन्वोक करके देखा जाए। तो टाइप किया क्रोम https://oracle.com, एंटर। और इस बार क्रोम ओपन तो हुआ, मगर oracle.com वेबसाइट साथ में ओपन हो गई। इस बिहेवियरल चेंज का कारण और कोई नहीं बल्कि रन टाइम आर्ग्यूमेंट्स या रन टाइम पैरामीटर्स ही हैं। सो आई होप रन टाइम आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर हम इस एप्लीकेशन को रन टाइम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली राइट क्लिक योर एप्लीकेशन, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, गो टू रन, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स फील्ड है यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दीजिए जो आप चाहते हैं नेटबीन्स आपकी जावा एप्लीकेशन को रन करते वक्त सप्लाई करे। लेट अस सपोज यहाँ मैं रन टाइम पर सप्लाई करवाना चाहता हूँ अपना नाम विजेंद्र। प्रेस ओके एंड इट्स डन। अब जब नेटबीन्स इस प्रोग्राम को रन करेगा तो साथ में एक रन टाइम आर्ग्यूमेंट भी पास करेगा और उसकी वैल्यू होगी विजेंद्र। और वो विजेंद्र वैल्यू आकर के इस आर्ग्स के 0th इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। 0th इंडेक्स पर इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग एरे है और एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ करती है। तो अब हम इतना जानते हैं कि आर्ग्स के 0th इंडेक्स पर विजेंद्र वैल्यू आकर के स्टोर होने वाली है। अगर मैं उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूं और चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड की जगह प्रिंट हो जाए हेलो विजेंद्र, तो मैं लिख दूंगा हेलो आर्ग्स ऑफ 0। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं। राइट क्लिक योर प्रोजेक्ट, सेलेक्ट रन, here is the output hello विजेंद्र। एंड विजेंद्र आप जानते हैं क्या है, ये वो रन टाइम आर्ग्यूमेंट है जो नेटबीन्स ने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त पास किया था। नाउ दिस प्रोग्राम मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब बस एक चीज आपको परेशान कर सकती है और वो ये कि कहीं तो कंप्लीटली लोअर केस चल रहे हैं, कहीं सिस्टम का S कैपिटल है, कहीं आउट का O स्मॉल है, कहीं मेन क्लास का M और C कैपिटल है और बाकी का लोअर केस में है। तो कहाँ स्मॉल केस लगाना है, कहाँ अपर केस चलेगा, ये कैसे डिसाइड हो।
तो जावा के नेमिंग कन्वेंशंस जान लेने के बाद आपके ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स कंप्लीटली स्मॉल केस में चलते हैं। कोड में जहां भी आपको ब्लू कलर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। पैकेज, पब्लिक, क्लास, स्टैटिक एंड वॉइड, ये सारे कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट कम्स द पैकेज नेम्स। पैकेज नेम्स भी कीवर्ड की तरह ही पूरे स्मॉल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे केस में MFC एक पैकेज है और ये कंप्लीटली स्मॉल केस में है। ऑल्दो इट्स नॉट अ कंपल्शन, हम चाहते तो इस MFC को कंप्लीटली कैपिटल भी दे सकते थे, मगर हम यहाँ वो नेमिंग कन्वेंशंस देख रहे हैं जो जावा फॉलो करता है, तो यहाँ हमने भी वही कन्वेंशन फॉलो करते हुए MFC को स्मॉल केस में रखा हुआ है। देन आफ्टर कम्स द क्लास नेम्स। क्लास नेम्स हुआ करते हैं अपर कैमल केस में। यहाँ मेन क्लास एक क्लास का नाम है और अकॉर्डिंग टू अपर कैमल केस फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसके बाद बाकी का वर्ड स्मॉल केस में है, फिर क्लास का C अगेन कैपिटल है और बाकी का स्मॉल केस में। तो जहां हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है उसे हम कहते हैं कैमल केस, और अगर उस कैमल केस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो हम कहेंगे अपर कैमल केस। वहीं अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल है तो हम कहेंगे कि ये लोअर कैमल केस है। इस प्रोग्राम में मेन क्लास, स्ट्रिंग और सिस्टम, ये तीनों ही क्लास नेम्स हैं और ये तीनों ही आप देख सकते हैं कि अपर कैमल केस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, क्लास मेंबर नेम्स। क्लास मेंबर मीन्स एक क्लास के अंदर के मेंबर्स, जो कि या तो होंगे डेटा मेंबर्स या फिर होंगे मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास मेंबर है, वो है मेन मेथड, और एज पर द नेमिंग कन्वेंशन क्लास मेंबर्स के नेम फॉलो करते हैं लोअर कैमल केस को, विच मीन्स फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, इसके बाद बाकी सारे स्मॉल, और अगर इसका नाम होता मेन मेथड तो M होता कैपिटल और बाकी का स्मॉल केस में। सिमिलरली ये जो आउट है ये भी एक क्लास मेंबर है। किस क्लास का मेंबर है? ये है सिस्टम क्लास का मेंबर। तो आउट चूंकि एक क्लास मेंबर है तो इसने भी फॉलो किया है स्मॉल कैमल केस या लोअर कैमल केस। प्रिंट LN भी एक क्लास मेंबर है। इसके आगे लगे हुए ब्रैकेट्स ये बताते हैं कि ये एक मेंबर फंक्शन है और मेंबर फंक्शंस हमेशा क्लास मेंबर्स होते हैं, और इसीलिए ये भी लोअर कैमल केस फॉलो करता है। और फाइनली आते हैं कॉन्स्टेंट्स। हाउएवर वी हैव नॉट यूज्ड एनी कॉन्स्टेंट इन दिस प्रोग्राम, मगर जब भी इनसे मुलाकात होगी तो आप पाएंगे कि ये फुल्ली अपर केस में है। And now I think I have made all the points clear enough. So folks, that's it for today. If you find the contents useful, then please give it a like and share it among your friends. अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूर तक साथ चलना हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।